हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर स्टडिंग यूनिट 3 एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक के सेशन में जितने भी हमने सेशन लिए हैं उनमें हमने ढेर सारे टॉपिक्स किए हैं और वो सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं आप इजीली सॉल्व कर पाए एग्जाम में। भले ही आपने क्वेश्चंस नहीं देखा हो, आप एमसीक्यू सॉल्व करके ना गए हो, पीवाईक्यूज ना देखे हो, फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आ जाए एग्जाम में जो आपने पीवाईक्यूज के थ्रू या फिर एमसीक्यू के थ्रू नहीं देखा हो, फिर भी आप उनको इजिली कर पाए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, थ्योरी पार्ट क्लियर रहेगा, थ्योरी के सारे सेशंस अगर आप देखते हैं, थ्योरी पार्ट प्रॉपर आप करते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनते ही हैं थ्योरी से, राइट। अगर आपका थ्योरी पार्ट, आपका बेस अगर मजबूत है, आपने अच्छे से समझा है सारे चैप्टर्स को, तो आप क्वेश्चंस हमेशा सही करके आएंगे। आप अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, आपको थोड़ा ट्रिकी लगते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को भी अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो आप उनको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कर सकते हैं, सही मार्क कर सकते हैं। क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो नहीं है अप्रोप्रिएट लग रहा है, ये थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है, राइट। सो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली, राइट। सो हम थ्योरी पार्ट में क्या कर रहे थे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे चीजें मैंने प्रीवियस सेशंस में लिए हुए हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं पिछले सेशंस में। अगर आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं यूनिट 3 से, एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 भी मैंने कवर कराया है पिछले सेशंस में, सो आप वो भी देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं यूट्यूब पे, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे एंड आप इजिली मेरे वीडियोस को अवेल कर पाए। इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर कोड 55 एंड इफ somebody is in your circle doing for the same, they are preparing for code 55, they then also you can let them know, right, so that they also can avail my classes, right। एंड आज क्या पढ़ने वाले हैं हम बता देती हूँ मैं आपको। ये हमारा लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक था, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या मेथड्स यूज होते हैं, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। सो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड के बारे में आज हम बात करेंगे। सो ट्रेडिशनल में टोटल 9 है एंड मॉडर्न में टोटल 5 है, राइट। एंड ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, राइट। सो आप सारे टॉपिक्स को बहुत ही केयरफुली और अच्छे से समझेंगे। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मैं लैग कर रही हूँ समझाने में, या फिर किसी भी तरह का आपको इश्यू नजर आता है पीपीटी स्टाइल में, मेरे टीचिंग स्टाइल में, एनीथिंग, इफ यू फाइंड एनीथिंग irrelevant, then you can let me know, I'll work on that definitely। and also if you are looking that, if you are finding that I am teaching good, मैं जो भी कंटेंट्स लेके आती हूँ अच्छे लगते हैं आपको, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करती हूँ, तो आप मुझे मोटिवेशन के तौर पे कमेंट डाल सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं मेरे बारे में तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अगर कहीं पे भी कोई लैक है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उन पे भी वर्क करूंगी, राइट। आई विल बी हैप्पी इन बोथ वे, राइट। सो ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे, फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट method। So in this method, a report is prepared by the immediate boss confidentially। So confidential का मतलब आप समझ गए होंगे, confidential report क्या होता है। confidential सबके साथ शेयर नहीं किया जाता है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास रहता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही जो मेन ऑथोराइज्ड पर्सन होगा वही उस रिपोर्ट को बनाएगा और उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। क्योंकि क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या टेक्निक यूज हुई है, क्या मोटो है, वो सबको नहीं बताया जाता है, राइट। अब हर एक चीज को जो कॉन्फिडेंशियल लेवल पे होनी चाहिए, सपोज लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात अगर कर ली जाए, तो आप उसको सबके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ये जो आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीजें का जो लेखा जोखा होता है वो टॉप मैनेजमेंट करता है, वो इमीडिएट बॉस करता है, यू कैन सी, राइट। एंड इट इज अ
ट्रेडिशनल मैथड एंड यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मेथड है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाने का, जो कि सिर्फ बॉस ही बनाता है, या तो इमीडिएट बॉस बनाता है, या तो बॉस बनाएगा, या तो बॉस के नीचे जो दूसरा बॉस होगा इमीडिएट बॉस होगा, सेम लेवल का यू कैन से। तो सिर्फ वही वो रिपोर्ट बनाते हैं और उन्हीं के बीच में ये इंफॉर्मेशन रहती है। और ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है, और ये मेथड स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। इट इज अ क्वाइट अ सब्जेक्टिव मेथड टू एनालाइज rather than objective, as the assessment is entirely based upon the impression rather than data. So ये जो है ना सब्जेक्टिव मैटर होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर डिटेल में होता है। जो रिपोर्ट बनती है प्रॉपर डिटेल में होती है, सारी चीजों का एक एक लेखा जोखा होता है। ऑब्जेक्टिव इन द नेचर का सेंस क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये वन लाइनर नहीं होता कि मतलब एक बात कही बस हो गया। नहीं, ये प्रॉपर डिटेल में चीजें होती है, सब्जेक्टिव होते हैं, right? And assessment is entirely based upon the impression rather than data. ये जो इनका असेसमेंट होता है वो पूरी तरह से इंप्रेशन के अकॉर्डिंग होता है, ना कि सिर्फ डेटा के बेसिस पे होता है। इट एनालाइजेस द स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेन अचीवमेंट एंड फेल्योर। ये एनालाइज क्या क्या करता है आपको बता रहा है कि ये इसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करता है, वीकनेस को एनालाइज करता है, मेन अचीवमेंट्स क्या होंगी, इनके फेल्योर क्या है, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, इन सारे चीजों का वो लेखा जोखा रखते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेन अचीवमेंट्स, फेल्योर, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, इन सारी चीजों के का लेखा जोखा रखते हैं ऑफ द एम्प्लॉयज के बारे में। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड यूज टू फॉर प्रमोशंस एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज। सो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है एंड यूज किया जाता है प्रमोशंस एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में, राइट? एंड अप्रेज डज नॉट गेट एनी काइंड ऑफ फीडबैक अबाउट। और जो अप्रेज होता है, जिसको आप प्रमोट करते हैं, उसको आप किसी तरह का फीडबैक नहीं देते हैं कि किसके बेसिस पे आपको प्रमोशन दिया गया है, या फिर आप किस लेवल पे हैं, आप यहीं पर क्यों रह गए, आपका प्रमोशन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें अब बताई नहीं जाती, इनको फीडबैक उनको नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनका असेसमेंट किया जाता है, राइट? सो दिस इज द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैथड। नेक्स्ट देखेंगे एसे मेथड। एसे से आप समझ गए होंगे कि एसे का मतलब होता है कि ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर होगा, ना कि ये ऑब्जेक्टिव मैटर होगा। In the essay method, the rater simply writes a brief narrative describing the employee's performance. This method tends to focus on extreme behavior in the employee's work rather than routine day-to-day performance. So इसमें जो ऐसे मेथड में क्या होता है कि एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिखता है एम्प्लॉयज के बारे में कि कहाँ पे वो कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, कितना क्या पोटेंशियल लेवल है उसका, राइट? उसका क्या बिहेवियर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसके साथ पीयर्स के साथ उसके क्या संबंध है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, ठीक है? तो उनको रूटीन बेसिस पे लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है बिहेवियर इन द एम्प्लॉयज वर्क रादर देन रूटीन डे टू डे परफॉर्मेंस। सो इनका जो एक्सट्रीम लेवल पे इनको मापा जाता है, इनका असेसमेंट किया जाता है, रादर देन कि डे टू डे क्या वो कर रहे हैं, डेली बेसिस पे उनको नहीं रेट किया जाता है, बल्कि उनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उनके ऑल ओवर वीकनेस, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल को देखा जाता है, और उनको डिस्क्राइब किया जाता है डिस्क्रिप्टिव वे में, एक एसे टाइप लिख के वो रखते हैं, ठीक है? दिस इज द एसे मेथड। थर्ड देखेंगे रैंकिंग मेथड। Using the ranking method, the rater simply places all employees for a group in rank order of overall performance. रैंकिंग में क्या होता है, रैंक वाइज उनको रैंकिंग की जाती है एम्प्लॉयज की। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट इज रैंक्ड हाईएस्ट। कोई सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे कि जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको हमेशा टॉप पे रखा जाता है, राइट? एंड द पुअरेस्ट इज रैंक लोवेस्ट। ऑब्वियस ही बात है, जो पुअर होगा उसको लोवेस्ट रैंक दी जाती है, कि सबसे रैंक वाइज सारे एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर दिया गया, एंड जो सबसे टॉप पे रहेगा सबसे फ्रंट में रहेगा, जो सबसे पुअरेस्ट रहेगा, जो बिल्कुल पुअर लेवल का परफॉर्मेंस रहेगा, वो सबसे लोवेस्ट पे रहेगा। A major difficulty occurs when individuals have performed as comparable labels. Ranking method is only suitable for quantitative jobs where the result outcomes of job can be measured by quantitative parameters.
राइट। सो जो रैंकिंग मेथड होता है इसको क्वांटिटेटिव बेसिस पे मेजर किया जाता है उनके पैरामीटर्स को, क्वालिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि उनके क्वांटिटी के बेसिस पे उनको मेजर किया जाता है। और डिफिकल्टी इसमें कहाँ पे होती है, जब दो पर्सन सेम लेवल के परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है, दोनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी जो रैंकिंग है सेम आ जाती है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है उनको, क्योंकि ये रैंकिंग जो मेथड है ना, इसको क्वालिटी के बेसिस पे ना उनको मेजर करके बल्कि उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे मेजर किया जाता है। राइट। सो दिस इज द यू कैन से दिस इज द कमी कह सकते हैं कि रैंकिंग मेथड में प्रॉपर रैंकिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब परफॉर्मेंस लेवल दो एम्प्लॉयज का सेम हो जाता है। अदरवाइज इट इज गुड, इट इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटेटिव मेथड एंड इनको रैंक किया जाता है बाय द टॉप, अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और पुअर परफॉर्मेंस की बेसिस पे इनकी रैंकिंग की जाती है। अब देखेंगे हम पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। So what is the paired comparison method? You can see it is a variation of the ranking method in which the performance of each employee is compared with every other employee in the group. The comparison is often based on a single criteria such as overall performance. The employee who receives the greatest number of favorable comparison is ranked highest. So यहाँ पे कंपेयर किया जाता है दो एम्प्लॉयज के बीच में, सपोज दो एम्प्लॉयज या दो ग्रुप ले लिया जाए, तो उनको उनके दो पीपल के बीच में का कंपैरिजन होता है कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किसने बुरा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। और उनका एक सिंगल क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इसके बेसिस पे इनको रैंक किया जाएगा। जिनकी रेटिंग सबसे अच्छी आती है उनको टॉप दिया जाता है, जिनकी रेटिंग खराब आती है उनको उनके बिलो दिया जाता है। तो दिस इज द पेयर कंपेरिजन मेथड, जहां पे आप कंपेयर करके रैंकिंग देते हैं, राइट। और रैंकिंग मेथड में आप ओवरऑल रैंकिंग करते हैं कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, कौन उससे बुरा किया, कौन उससे खराब किया, तो इस तरह से आप रैंकिंग करते हैं, ठीक है। नंबर वाइज क्वांटिटी के बेस पे करते हैं आप रैंकिंग। यहाँ पे पेयर कंपैरिजन मेथड में आप दो इंप्लॉयज के परफॉर्मेंस लेवल पे बात करते हैं, सेम उनका क्राइटेरिया सेम रहेगा और उनके बेसिस पे आप उनको कंपेयर करके रैंकिंग देंगे, कंपेयर करके उनको बताएंगे कि ये सबसे हाईएस्ट पर्सन है और ये लोवेस्ट लेवल का पर्सन है जिसने परफॉर्मेंस की बेसिस पे, यू कैन से, राइट। सो दिस इज द पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। फिफ्थ देखेंगे, in this method the rater is required to assign individuals in the work group to a limited number of categories similar to a normal frequency distribution. This approach is based on the rather questionable assumption that all groups of employees will have the same distribution of excellence, average and poor performers. So force distribution का क्या मेन मेथड है, क्या मेन मोटो है, किस तरह से इसको मापा जाता है, किस तरह से इसको मेजर किया जाता है, दैट इज इन दिस मेथड द रेटर इज रिक्वायर्ड टू असाइन इंडिविजुअल इन दी वर्क ग्रुप टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज। इसमें जो कैटेगरीज होती है वो लिमिटेड नंबर में होती है, उनके बेसिस पे उनका इवेल्युएशन किया जाता है टू ए नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें जो नंबर जो कैटेगरीज हैं मेजर करने की वो थोड़ा लिमिटेड होती हैं और उस लिमिटेड कैटेगरीज के अंदर उनको रैंक किया जाता है, उनको उनको उनका असेसमेंट किया जाता है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द रादर क्वेश्चनेबल अजम्पशन। ये ज्यादा क्वेश्चनेबल नहीं है कि आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर में होते हैं, लिमिटेड क्राइटेरिया होता है इसके अंदर, तो ज्यादा क्वेश्चनेबल नहीं होते हैं। assumption that all groups of employees will have the same distribution, सारे जो ग्रुप की एम्प्लॉयज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम लेवल का होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, एवरेज एंड पुअर परफॉर्मेंस, राइट। सो दिस इज द फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सिक्स देखेंगे graphic rating scales. What is the graphic rating scale? A widely used appraisal method which rates employees according to defined factors. So इसके अंदर कुछ defined factors होते हैं, उनके बेसिस पे employees का assessment किया जाता है, उनको स्केल किया जाता है, is called the rating scales method। जहाँ पे defined factors होते हैं उसके बेसिस पे ही आपको रेट किया जाता है, employees को रेट किया जाता है, that is the rating, that is the graphic rating scales. Using this approach, judgments about performance are
रिकॉर्डेड ऑन ए स्केल। सो स्केल के बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को मापा जाता है, उनको दर्शाया जाता है। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज नॉर्मली 5 to 7। जो ये स्केल है, जो ग्राफिक रेटिंग स्केल्स है, इनको 5 से 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है नॉर्मली। नंबर विच आर ऑफन डिफाइंड बाय ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स सच एज outstanding average or unsatisfactory. One reason for the popularity of the rating scale method is its simplicity, which permits many employees to be evaluated quickly. So one reason for the popularity, जो मेथड है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स का, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस रेटिंग स्केल में क्या यूज किया जाता है? सिंप्लिसिटी यूज की जाती है, जो परमिट करता है इंप्लॉइज को टू इवेलुएट क्विकली। सो ये जो पैरामीटर यहाँ पे कुछ डिफाइंड फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे इंप्लॉइज को रेट किया जाता है, उनको ग्राफ किया जाता है, उनकी रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। और ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से इनको असेस किया जाता है। और इनका जो इवेल्युएशन का लेवल का जो तरीका होता है वो बहुत ही क्विक वे में होता है, राइट? दैट इज वाई ग्राफिक रेटिंग स्केल इज वेरी मच पॉपुलर। 7 देखेंगे चेकलिस्ट मैथड। सो व्हाट इज द चेकलिस्ट मैथड? जैसा कि मैंने बताया था, चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है कि किसी पर्सन के बारे में अगर आप असेसमेंट करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अच्छा इसके अंदर सपोज ये पर्सन डांस भी अच्छा करता है, ओके टिक। अच्छा ये सिंगिंग भी अच्छा कर लेता है, ओके टिक। तो चेकलिस्ट मेथड होती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास फॉर्म होता है, यू कैन से एक आपके पास पेज होता है, यू कैन से दैट इज अ फॉर्म। क्वालिटीज ऑफ फॉर्म होता है जिसमें सारी क्वालिटीज लिखी होती हैं, क्वालिटीज के बारे में दिया होता है, ठीक है। उसकी चेकलिस्ट मेथड दिए होंगे, उसमें चेक करने के लिए होता है। तो सपोज मैंने जैसे बताया कि वहां पे डांसिंग, म्यूजिक एंड सिंगिंग, ये सारी चीजें दी होंगी। तो एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि ठीक है आपको डांसिंग आता है, तो उसे अगर बोलता है ठीक है ये आता है मुझे, तो आपने चेक कर दिया, यस यस टिक 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 टिक, डांसिंग, सिंगिंग एंड ठीक है, राइटिंग, एस्से, पोएम, इन सारी चीजों पे आपने टिक टिक कर दिया। तो मतलब ये सारी चीजें, कभी किसी एम्प्लॉयज को कुछ ज्यादा आती है चीजें, किसी को नहीं आता, किसी को डांसिंग नहीं आता, तो आपने उसको अनटिक ही छोड़ दिया है, टिक नहीं किया। तो दिस इज द चेकलिस्ट मेथड, मैंने आपको एक मैनुअल वे में बता दिया। अभी हम देखेंगे लाइन वाइज। The rater completes a form similar to the forced choice performance report, but the various responses have been assigned different weights. हर जो फॉर्म होता है उसमें हर तरह की चीजें लिखी होती हैं एक पर्सन के कैरेक्टर के बारे में, उसके गुणों के बारे में, राइट? सो हर एक चीज का एक अपना एक वैल्यू होता है, हर एक वेट होता है उनका, ठीक है, उनका अपना एक वजन होता है। द फॉर्म इंक्लूड्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज बिहेवियर, एम्प्लॉयज के बिहेवियर के बेसिस पे एक क्वेश्चंस का फॉर्म होता है। एंड इवेल्युएटर आंसर ईच क्वेश्चन आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिवली या तो उसको टिक करिए या तो नेगेटिवली। सपोज मुझे आता है कोई चीज, तो यस पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, उसने टिक कर दिया। नहीं आता दैट इज नेगेटिव पॉइंट, लीव इट, ठीक है। तो आपने उस पर अनटिक ही छोड़ दिया, या फिर यस या नो का ऑप्शन थे तो यस कर दिया या तो नो कर दिया। इसके बेसिस पे आप चेकलिस्ट मेथड में आप सारी चीजों को क्वेश्चनायर वे में होता है वो फॉर्म, और उस पर आपने टिक करते गए, आप एम्प्लॉय से पूछते गए उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और आप उसको चेक चेक यस 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 नो 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 करते गए आप, ठीक है। दिस इज द चेकलिस्ट मेथड। उसके बेसिस पे आप एम्प्लॉयज को असेस करते हैं। 8 देखेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। सो व्हाट इज द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड? The critical incidents method required that written records be kept of highly favorable and highly unfavorable work action. So critical incident method में क्या होता है? That required written records, इसमें written records होना चाहिए, ठीक है, लिखित में होना चाहिए, वो रिकॉर्ड लिखित में होने चाहिए। और जो कि वो बहुत ही देखेंगे कि वो फेवरेबल या फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, राइट? उनके जो एक्शंस होते हैं या तो फेवरेबल होंगे या तो वो अनफेवरेबल होंगे, राइट? एंड दैट इज रिटन, दैट शुड बी इन रिटन वे। When such an action affects the department's effectiveness significantly, either positively or negatively, ये जो इसका इफेक्ट होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है इन दी डिपार्टमेंट। द मैनेजर राइट्स इट्स डाउन, it is it is called a critical incident, it is a
it is a critical incident at the one end of the appraisal period. The rater uses these records along with other data to evaluate employee performance. With this method, the appraisal is more likely to cover the entire evaluation period and not focus on the last few weeks or months. ठीक है. सो क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड में सबसे पहले क्या देखते हैं कि या तो वो फेवरेबल होगा या तो वो इनफेवरेबल होगा. दैट शुड बी इन रिटन वे. ठीक है. वो रिटन मेथड होता है जहां पे आपको सब कुछ लिखित में होना चाहिए. वो हाईली फेवरेबल होगा या फिर अनफेवरेबल होगा, उसके तौर पे देखा जाएगा. और वो एक्शंस किस तरह से अफेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट, दैट इज सिग्निफिकेंटली आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. या तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. देन मैनेजर राइट्स इज डाउन. जो मैनेजर्स लिखते हैं उनके बेसिस पे बात कर रहे हैं, राइट. इट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. या तो वो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा. सो दिस इज द critical incident method. That is why it is called critical incident method, right. At the one end of the appraisal period, the rater uses these records along with other data. जो rater होता है इन डेटा को यूज करता है अप्रेजल के टाइम पर. with these rater uses the record along with other data. दूसरे डेटा के साथ वो जो प्रीवियस डेटा उसने मेंटेन किया है लिखित में, उनको यूज करता है टू इवेल्युएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, राइट. सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट कि आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं लिखित में, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव फेवरेबल इनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, और उन डेटा को वो नए डेटा के साथ जोड़ करके फिर आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखते हैं. दैट इज द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. लास्ट होगा मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड का जो लास्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ग्रुप अप्रेजल मेथड. एंड आप देखेंगे ग्रुप अप्रेजल मेथड में क्या होता है. In this method, assessment of employees is done by the group seniors. So group appraisal method में क्या होता है, ये जो assessment होता है वो ग्रुप के सीनियर्स के द्वारा होता है, राइट. दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इमीडिएट सुपीरियर्स. वो सुपीरियर्स होते हैं. इमीडिएट सुपीरियर्स का मतलब कि जस्ट उनके ऊपर वाली पोजीशन के पर्सन. सपोज अगर आप मैनेजर हैं तो आपके सीनियर मैनेजर आपका असेसमेंट करेंगे, राइट. द अदर सीनियर्स हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज वर्क हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड दी पर्सनल एक्सपर्ट. जो पर्सनल एक्सपर्ट होते हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे, राइट. उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको रिपोर्ट करेंगे उनके सीनियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स का असेसमेंट करते हैं. द ग्रुप टेक्स द चार्जेस ऑफ असेसिंग द एम्प्लॉय एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द जॉब. मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय. सो जो है ना, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनके सीनियर्स, तो इसलिए वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, राइट. सो दैट वुड बी मोर स्पेसिफिक. अगर उसमें बायसनेस ना हो तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं. वो उनके अपने साथ वो देख रहे होते हैं कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं. एनालिसिस द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस एंड ऑफर सजेशंस फॉर बेटर फ्यूचर. उनके बेटर फ्यूचर्स के लिए सजेशन देते हैं. इट इज अ क्वाइट इम्पर्सनल एंड अनबायस्ड एज मेनी इवैल्यूएटर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इनटू इट. इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है, बट ये अनबायस्ड होता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बात की जाती है. आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको देखते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपको गाइड करते हैं. तो वो जो इवेल्युएशन होता है वो बहुत ही पक्का वाला अच्छा वाला इवेल्युएशन होता है, बट इसमें टाइम लगता है, राइट. तो दिस वाज द ग्रुप अप्रेजल मेथड. इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे. नेक्स्ट सेशन में मैं मॉडर्न मेथड पढ़ाऊंगी. मॉडर्न मेथड में हमने देखा 5 मेथड्स पढ़ने हैं आपको, वो मैं अगले सेशंस में लूंगी. तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. अगर आपको मेरे चैनल पे सारे वीडियोस जो भी आपने देखा है अगर अच्छे लगते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, पीपीटी जो मैं लेके आती हूँ, जो कंटेंट्स लेके आती हूँ अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं उसके लिए. दैट वुड बी मोटिवेशन फॉर मी. अगर कहीं पे लैक करती हूँ तो भी बता सकते हैं. आई विल वर्क ऑन दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.